हॉस्टल तो तुझे मिल गया, लेकिन तेरी रूममेट बड़ी गजब की है। तेरी उससे शायद ही निभी। भीड़ को चीरती मेरी क्लासमेट रुचि ने मेरे पास आकर मुझे सूचित किया, कहाँ तू और कहाँ तेरी वो रूममेट अनुराधा। माय गॉड, ईस्ट और वेस्ट का कंट्रास्ट अब आएगा मज़ा। उसने ठठाकर हंसते हुए कहा तो मैं परेशान हो गई। मॉडर्न कपड़ों में सजी अनुराधा तुनक मिजाज और कुछ हद तक लड़ाकू, ये लड़की पूरे कॉलेज में मशहूर थी। कभी रंग उड़ी जींस के ऊपर गिरुआ कुर्ता, कभी पैरों तक झूलती रंग बिरंगी स्कर्ट के ऊपर घुटनों को छूता हुआ टॉप। गहने भी उसके अजीब से ही होते, कभी रुद्राक्ष की माला, कभी ब्लैक मेटल की हंसली, कड़े चूड़ी की आकार के इयररिंग्स। बाल उसके छोटे छोटे कटे थे जो हमेशा बेरतवी से चेहरे पर बिखरे रहते थे। दुबली पतली अनुराधा के चेहरे पर हर वक्त तुनक मिजाजी का भाव रहता, जैसे कह रही हो मैं किसी की परवाह नहीं करती। हफ्ते भर बाद जब मैं अपना सूटकेस और स्लीपिंग बैग लेकर कमरे में पहुंची तो अनुराधा अपना सामान जमा कर तसल्ली से बैठी अंग्रेजी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। मैंने बात शुरू करने के लिए पूछा, कब आई? उसने बिना मेरी तरफ देखे रूखा सा जवाब दिया और फिर से मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। मैं समझ गई कि वो बातचीत बढ़ाने के मूड में नहीं है। हम दोनों सुबह निकल जाते तो मुलाकात शाम को ही होती। 10-15 दिनों के बाद मैं अपनी इस रूममेट को थोड़ा बहुत पहचानने लगी। धीरे धीरे वो भी मुझसे खुलने लगी। आश्वस्त होने के बाद उसने दोस्ती के लिए बढ़े हुए हाथ मेरे हाथ को हंसकर थाम लिया। फिर हम दोनों की दोस्ती पूरे हॉस्टल में चर्चा का विषय बन गया। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। पिता किसी निजी फर्म में सीनियर पोस्ट पर थे और माँ किसी प्राइवेट एवरेज के कंप्यूटर सेक्शन में काम करती थी। बातों बातों में जब उसने बताया कि उसके मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं तो मैं हैरान रह गई। दिल्ली शहर में एक से बढ़कर एक कॉलेज है, फिर यहाँ पटना हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। फिर उसने विस्तार से बताया कि वो बचपन से हॉस्टल में रहकर पढ़ती रही। एक दिन न जाने किस आवेश में अनुराधा कह गई, सुना है मेरे पेरेंट्स ने लव मैरिज की थी। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो हमेशा उन्हें बहस करते या लड़ते हुए ही देखा है। अन्नू, नहीं, अपने माता पिता के लिए ऐसा नहीं कहते। तुम्हें यहाँ भेजने में ज़रूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। कोई मजबूरी नहीं, असल में उनकी सबसे बड़ी मजबूरी मैं ही हूँ। उसने छिड़कर कहा तो मैंने उसे ज़्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। बात वहीं ख़त्म कर दी। लेकिन इतना तो समझ ही गई थी कि उसके माता पिता के संबंध मधुर नहीं थे। घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों ने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला था। उसके स्वभाव का रूखापन मेरी समझ में आने लगा। ऊपर से कठोर दिखने वाली ये लड़की भीतर से बच्चों जैसी निश्चल है। टुकड़े टुकड़े में उसने मुझे अपने बचपन से लेकर अब तक की जो कहानी बताई, उसे सुनकर तो मुझे यही लगा कि बेमेल शादी, आर्थिक तंगी तथा पिता की महत्वाकांक्षाओं और खोखले गुरूर ने पिता को कभी संतुष्टि नहीं दी। अनु की माँ को हमेशा इस बात का मलाल रहा कि जल्दी शादी और फिर 9 महीने बाद यदि बेटी का जन्म हुआ न होता तो आज वो भी आईएएस या पीसीएस होती। उनके इसी आत्मविश्वास ने कब अभिमान का रूप ले लिया वो खुद ही नहीं जान पाई। डरी सहमी अनु अपने टेडी बियर को कलेजे से चिपकाए अधिकतर बिना खाए पिए ही सो जाती। उसके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी माता पिता कभी समझ ही नहीं पाए कि बड़ी होती बेटी के साथ हमें लड़ झगड़ करके वे उसके बच्चे दिमाग पर कैसा असर डाल रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ का अनमोल समय बीता तो माँ ने मेरा रिश्ता कंप्यूटर इंजीनियर अनमोल के साथ तय कर दिया। शादी की तारीख भी तय हो गई, क्योंकि अनमोल को 3 महीने के प्रोजेक्ट पर सिंगापुर जाना था। अन्नू ने सुना तो उदास हो गई। ये क्या बात हुई? तू अपने सास ससुर के साथ रहेगी और अनमोल सिंगापुर? इसी बहाने अपने ससुराल वालों को जानने पहचानने का मौका तो मिलेगा। अब तू भी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दे। मैं कोई तेरी तरह सिया सुकुमारी तो नहीं हूँ जो मुझे कोई रामचंद्र सा राजकुमार ब्याहने आएगा। मेरा तो अपने माँ बाप को देखकर ही जी भर गया। पापा कहते हैं शादी करके गलती की और मम्मी कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने इन दोनों से सबक लेकर यही तय किया है कि कभी शादी ही नहीं करूँगी। अरे लड़ाई झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता? तो इन बातों को गंभीरता से क्यों लेती है? और तेरा वो आईपीएस कुरान शादी नहीं करेगी उससे? बेचारा कब से तेरी राह देख रहा है। खुली किताब से अनु की उस पुलिस ऑफिसर से दोस्ती को सभी लड़कियां जानती थी। खुद अनु भी उसके प्रति गंभीर थी। उसने बताया कि उसके मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि वो उस कुणाल से शादी कर ले। उसके बाद काफ़ी दिनों तक अनु के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। मैं अनमोल के साथ सिंगापुर चली गई।
लेकिन अन्नू का ध्यान बराबर बना रहता। कैसी होगी, क्या करती होगी, कहाँ रहती होगी। माता पिता के तो नाम से भी उसको चिढ़ थी। प्रोजेक्ट का टाइम ख़त्म हुआ तो मैं अपनी नन्ही बिटिया के साथ दिल्ली वापस लौट आई। एक दिन कैनाट प्लेस में शॉपिंग करते समय अन्नू से अचानक मुलाकात हो गई। मांग में सिंदूर, कलाई पर सुहाग चूड़ा और गले में दप दप करता कुंदन का मंगलसूत्र, ये सब कब हुआ? 3 साल हो गए। तेरे सिंगापुर जाने के बाद अकेलापन बुरी तरह खलने लगा। कुणाल जब भी मिलता हमेशा शादी की बात करता, तो मैंने सोचा शादी कर ही लेती हूँ। उसकी आंखों में शरारत थी। कम से कम फेसबुक पर शादी की फोटोज ही तो अपलोड कर देती। चल छोड़, ये बता कैसी कट रही है कुणाल के साथ? बहुत अच्छी। तू कहा करती थी ना मैरिज इज ये ब्लिस, अब शादी के बाद महसूस करने लगी हूँ। कुणाल का स्वभाव कैसा है? वो कॉन्फिडेंस और खुले विचारों का इंसान है और स्वाभिमानी भी। किसी का फेवर नहीं लेना चाहता, मेरे पापा की पोजीशन और रुतबे का भी नहीं। अनु के चेहरे की रौनक बता रही थी कि वह कुणाल के साथ बहुत खुश है। उसने शादी के बारे में बताना शुरू किया। जानती है, शादी के समय पापा बारातियों के ठहरने और भोजन का इंतजाम सर्किट हाउस में करवाना चाह रहे थे, लेकिन कुणाल ने अपने जूनियर ऑफिसर से कहकर सबको होटल में ठहराया। फिर पापा को सॉरी कहते हुए बोला, शादी में बारातियों का स्वागत आप अपने मनचाहे तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल उनकी देखभाल का जिम्मेदारी मेरी है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, और अब जब शादी का फैसला किया भी तो मन में उम्मीद की किरण जागी कि शादी धूमधाम से हो। लेकिन कुणाल की जिद की वजह से मेरी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। 2-4 दिन मेरा मुंह फुला रहा, फिर कुणाल ने मुझे मना लिया। कुणाल अपने चारों तरफ फैली गरीबी, शोषण और अत्याचार को देखकर बहुत परेशान हो जाता और इन सारी बातों को जड़ समेत मिटाना चाहता। मैं उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करती तो चिढ़ कर कहता, तुम क्या जानो गरीबी और एक्सप्लॉइटेशन होता क्या है। हमेशा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती आई हो, लेकिन मैंने गरीबी देखी है, इसीलिए इन गरीबों की परेशानियों को समझता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश भी करता हूँ। वो कहते हैं ना, छड़ी कावेश में इंसान के मुंह से निकले शब्दों का मतलब तो कुछ होता नहीं है। शांत चित्त से जब इंसान सोचता है तभी उसे समझ में आता है। कुणाल ने भी जब शांत चित्त से सोचा होगा तब उसे भी समझ में आ गया होगा कि जब हम दोनों की परवरिश और स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो सोच एक जैसी कैसे हो सकती है। परिवार क्या होता है, नियम कानून में बंधी ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ये तो मैंने कभी जाना ही नहीं था। थोड़ा समय लगना लाजमी था, फिर वो मेरी स्थिति समझने लगा। अक्सर मजाक करते हुए कहता, वैसे तुम मेरे काम के बीच में पड़ती क्यों हो? तुम्हारा काम? कहीं फिर से बहस शुरू ना हो जाए। यही सोचकर मैं उसे याद दिलाती, मिस्टर कुणाल, शादी के बाद तेरा मेरा कुछ नहीं होता। एक बात याद रखना, हम दोनों ने अपनी सारी कमियों और खूबियों को जानने के बाद ही शादी करने का फैसला किया है। एक बात तो तय है, शादीशुदा जिंदगी में मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन पैचअप भी तुरंत हो जाना चाहिए। मेरे मम्मी पापा की तरह नहीं कि सारी जिंदगी लड़ने झगड़ने में ही गुजार दें। इतनी बड़ी बात इतनी समझदारी से ये नटखट अड़ियल लड़की कैसे कह गई? क्या परिस्थितियों ने उसे इतना मैच्योर बना दिया? कहाँ से सीखी ये बड़ी बड़ी बातें? मैंने हंसकर पूछा तो बोली कुणाल से, यार थोड़ा बहुत क्रेडिट तो मुझे भी दे दे। सुखद दाम्पत्य जीवन की तस्वीर मैंने ही तो दिखाई थी तुझे। मैंने उसकी आंखों में झांककर शरारत से पूछा तो पूरा वातावरण हम दोनों की हंसी से गूंज उठा। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।